भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वेबिनार श्रृंखला की ये 194वीं कड़ी है, 194th। जैसे कि हमारी परंपरा है, कार्यक्रम को शुरू सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा, भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत प्रियंका सिंह से कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी अध्यापन के साथ साथ अपने इंस्टीट्यूट की जनसंपर्क गतिविधियों का भी संचालन कर रही हैं। शिक्षण में आने से पहले रेडियो इंडस्ट्री के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव रहा। आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रहीं और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की। रेडियो पॉडकास्टिंग पर आप दिल्ली के एक निजी विश्वविद्यालय से शोध के लिए पंजीकृत हैं। एक शिक्षक के दायित्वों का निर्वहन बखूबी कर रही हैं। अकादमिक आयोजनों में आपकी सक्रिय उपस्थिति और शोध जर्नल्स में नियमित रूप से शोध पत्रों के प्रकाशन में भी आप निरंतर जुड़ी हैं। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह। Thank you so much, sir, for this opportunity. So I, Priyanka, welcome you all in our 194th webinar of the Media Webinar Series. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 28-year-old bilingual media quarterly journal, considered as the lighthouse of media professional, and Bharati Vidyapeeth Institute of Computer Application and Management, which is a 60-year-old institution, have hands joined together to host this media lecture webinar series. So by this, I announce that today is in 194th webinar, and before moving ahead, let's remember Maa Saraswati through this Vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूले होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. By this, I welcome you all in our 194th webinar, which is on topic digital media and mainstreaming journalism, opportunity and threats. इस टॉपिक पे हम बहुत बारी डिस्कशन कर चुके हैं, बट आज का जो एक्सपेक्ट है डिजिटल मीडिया मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, वो कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया देते हैं कि किस तरीके से हम डिजिटल मीडिया को एक मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में कंसीडर कर सकते हैं. एंड today we have Dr. Shalini Joshi, ma'am, head of the Department of New Media at Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication Medium at Jaipur. So we will be getting knowledge on this topic. Thank you so much, sir. चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। और जिस मधुबन की आपने कल्पना की, उसी मधुबन के पुष्प गुच्छ ई बुके के माध्यम से, चूंकि आभासी मंच है और आभासी स्वागत सत्कार के लिए मैं आमंत्रित करूंगा प्रियंका जी को एक बार फिर कि वो आज के हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर शालिनी जोशी का ई बुके से स्वागत अभिनंदन करें। जी सर। Ma'am, this is just an honor of gratitude and respect from our side, and this e-bouquet brings the freshness, liveliness, and happiness in your life and all the participants who have been gathered. और यही जो ये
पुष्पों के माध्यम से हम महसूस करते हैं, यही खुशबू दिग दिगंतर में, विचारों की खुशबू के माध्यम से दिग दिगंतर में फैलती रहे और हमारा ये छोटा सा जो प्रयास है एक वैचारिक आंदोलन को खड़ा करने का, इसको इसी प्रकार से शक्ति और सामर्थ्य मिलता रहे। जैसा प्रियंका ने कहा, लगभग 3 दशक की यात्रा कम्युनिकेशन टुडे की और 6 दशक की यात्रा भारतीय विद्यापीठ की। 100 सेमिनार कम्युनिकेशन टुडे ने किए और इसी बीच जब भारतीय विद्यापीठ के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला, वहीं एक MOU साइन हुआ भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के बीच, जिसमें हमने ये तय किया कि ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर के, क्योंकि 30 का यदि कम्युनिकेशन है तो मुझे गुस्ताखी माफ कीजिए, मैं ये कह सकता हूं कि ये भी एक इंस्टीट्यूट की तरह से शोध अनुसंधान जो मीडिया के क्षेत्र में हो रहा है उसे वैश्विक जगत में लाने की कोशिश कर रहा है अपने वेबसाइट के माध्यम से भी। हमारी वेबसाइट है communicationtoday.net, जहां आप पिछले 29 वर्षों के सभी प्रकाशित अंक देख सकते हैं और ये जो हमारी पूरी विचार श्रृंखला है, इसके जो वीडियोस हैं ये भी वहां पर उपलब्ध हैं, जो अपने समय और सुविधा के अनुसार आप सुन सकते हैं और अपने कमेंट के माध्यम से इस चर्चा में आप सहभागी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन टुडे जिसने अपनी प्रकाशन यात्रा में 13 विशेषांक प्रकाशित किए और मीडिया संबंधी विषयों के माध्यम से एक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। हमारी इस यात्रा में अब तक 500 से अधिक विद्वान जो विभिन्न अनुशासनों से जुड़े हुए हैं, मीडिया के अलग अलग पक्ष, रेडियो, टीवी, सिनेमा, थिएटर, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग और फिर AI और डिजिटल माध्यम से लेकर के विभिन्न विषयों के शिक्षक, राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। उधर भारतीय विद्यापीठ ने कुछ ही वर्षों में एक युवा शिक्षकों की टीम के साथ जिस तरह से एक आधारभूत ढांचा विकसित किया है मीडिया शिक्षण के क्षेत्र में, अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपना जो भारतीय न्यूज चैनल है इनका उसके माध्यम से और पॉडकास्टिंग, तो नई पौध तैयार करने के लिए मीडिया कर्मियों की प्रोफेसर MN हुडा जो निदेशक है भारतीय विद्यापीठ के, उनके नेतृत्व में यह इंस्टीट्यूट भी दिल्ली NCR के क्षेत्र में अपनी एक महती भूमिका निभा रहा है। जैसा कि आज का हमारा विषय है डिजिटल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, डिजिटल मीडिया और मुख्य धारा की पत्रकारिता, अवसर और खतरे, और इस विषय पर बात आज आपसे करेंगी डॉक्टर शालिनी जोशी, जिनका विस्तृत परिचय मैं अभी कुछ ही देर में जब उनको आमंत्रित करूंगा अपनी बात करने के लिए उस समय आपके सामने दूंगा। डिजिटल मीडिया को लेकर के हमारे पिछले एपिसोड में हमने कई बार बात की है और हम सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि किस तरह से कुछ पिछले वर्षों में, मूलतः 2-3 वर्षों में जिस तरह से डिजिटल क्रांति ने संचार की दुनिया को बदला है, उसने पत्रकारिता को भी गहराई से प्रभावित किया है। कभी पत्रकारिता की पहचान प्रिंट अखबारों के माध्यम से, रेडियो बुलेटिन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से होती थी। आज उसके सारे रूप बदल गए। वेबसाइट्स हमारे सामने हैं, न्यूज एप्स हमारे सामने हैं, न्यूज पोर्टल्स हमारे सामने हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, AI जनरेटेड न्यूज पोर्टल शुरू हो चुके हैं जिसमें सारा काम अब AI के माध्यम से किया जा रहा है। और किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया भी समाचार संकलन से लेकर के उनके इंटरप्रिटेशन तक का जो काम है वो AI के माध्यम से कर रहा है। पिछली एक एपिसोड में अपनी बात हुई किस प्रकार से पाकिस्तान का जो अखबार है, प्रमुख अखबार डॉन, उसने फ्रंट पेज पे एक जो खबर छापी थी उसमें वो जो AI का इनपुट होता है ना, चैट GPT जब आप यूज करते हैं तो नीचे लिखता है वो कि आप कहें तो मैं इसका ये वर्जन तैयार कर दूं, वो का वो उसमें छप गया। तो जरा सी एडिटोरियल टीम की असावधानी किस तरह से अखबार को उपहास का पात्र बना सकती है, ये सब कुछ हम आज की दुनिया में देख रहे हैं। किस तरह से मुख्य धारा के पत्रकारों ने अपने चैनल छोड़ करके YouTube चैनलों के माध्यम से इतने अधिक कर पा लिए हैं जो शायद उनके अखबारों में उतनी उनको रीडरशिप भी नहीं मिलती होगी। तो इस तरह से ये जो पूरी दुनिया पत्रकारिता की है वो तेजी से एक प्रतिस्पर्धा, सहयोग और टकराव, तीनों स्थितियों को हम यहाँ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया ने सूचनाओं का लोकतांत्रिकरण भी किया है। आज हर व्यक्ति के पास ये माध्यम उपलब्ध है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकने के लिए सक्षम है।
बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, जहां किसी दौर में उनके प्रवेश पाना मुश्किल था, आज आप घर बैठे इन माध्यमों पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और आपके विचार में मौलिकता है, आपके विचार में कोई नयापन है, वो विचार बहुत आगे तक जा सकता है और उसका प्रभाव भी पड़ सकता है। और हमने देखा है पहले जिसमें हमारे समाज को उन्होंने कहीं प्रभावित किया है। तो स्मार्टफोन की जिस तरह से ये क्रांति हुई है, उसने सिटीजन जर्नलिस्ट जैसे कॉन्सेप्ट को भी हमारे सामने लाया है और इसके ऊपर रिसर्च वगैरह भी जो है होने लगी है। तो किसी भी घटना को, तस्वीर को, वीडियो को, या जो आपका प्रत्यक्ष अनुभव है, सेकंड्स में आप सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर सकते हैं। देश दुनिया के किसी भी कोने में आप पहुंच सकते हैं। तो एक तरह से वो जो एक दौर था जब सुबह बेचैनी से हम अखबार की प्रतीक्षा करते थे, वो बेचैनी शायद आपकी खत्म हो गई है, क्योंकि आप जब रात को सोते हैं तब तक जो कुछ अपडेट्स, घटनाएं घटी होती हैं, उनसे पूर्व परिचित हो जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय मुद्दों और हाशियों की जो आवाजें हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जगह दी है। जो बड़े बड़े अखबार और चैनल जिन चीजों को नहीं उठा पाते थे, आज ब्लॉग्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली पोस्ट के माध्यम से हम उसको विश्वव्यापी या वैश्विक जो है बना सकने में सक्षम है। तो पत्रकारिता के लिए एक बड़ा अवसर भी है, क्योंकि इससे विविधता को किस तरह से एक नया मंच मिलता है, इसको हम समझ सकते हैं। डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्पीड। अब ब्रेकिंग न्यूज का मतलब अगले दिन कोई अखबार में खबर छपेगी वो नहीं है, उसी पल तुरंत आपको अपडेट मिल रहे हैं कि क्या घटना घट रही है। लाइव ब्लॉग्स, लाइव स्ट्रीमिंग, उन्होंने सारे घटनाक्रम को एक टाइम घटनाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो ये भी मुझे लगता है इसके माध्यम से हमारी एक ग्लोबल रीच है। तो जो आपकी छोटी सी खबर उसमें कहीं इस प्रकार का मिथ है, तो एक प्रकार से आपको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी। एक सबसे बड़ा लाभ यह दर्शकों का पार्टिसिपेशन भी इसमें है। डिजिटल वो आपके साथ इंटरेक्शन करता है, कमेंट करता है, वो ये बढ़ा सकता है। तो ये जो टू वे ट्रैफिक शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये भी आज की पत्रकारिता में, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है विश्वसनीयता में कहीं कोई संपादकीय नियंत्रण है। गलतियां वहां भी होती हैं, वहां भी पूर्वाग्रह होते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आम आदमी का विश्वास कहीं अभी उन संस्थानों पर बना हुआ है। लेकिन डिजिटल मीडिया में जो क्रेडिबिलिटी का संकट आया है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चुनौती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या न्यूज है और क्या रूमर है, ये एक बहुत बड़ा है। भ्रामक समाचारों को लेकर के किस तरह के परिणाम भुगतने पड़े, दुष्परिणाम हुए हैं, उसको हम जानते हैं। और मैंने शायद अभी पिछले एपिसोड में भी इस बात को रेखांकित किया था कि फिनलैंड जैसे देश में जो मीडिया लिटरेसी में बहुत आगे है, वहां तो बिल्कुल आपका प्री प्राइमरी क्लासेस है, वहीं बच्चों चाइल्डहुड में ही उनके बारे में सजग बताए। पीछे कौन सा दाग जो है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा वो है। सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम दिया है। 10,000 जो आपका महीने की कॉन्सेप्ट है, वो एक बहुत सहज से आपके लिए उपलब्ध है, और आप अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे वो एक्सेस पा भी बैठे हुए हैं। वो संबंध इन्होंने तोड़ दिए हैं, और सीधे क्लिक के ऊपर आप उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अखबारों के या मीडिया हाउसेस के पहुंच सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में ही अखबार है, मोबाइल में ही टीवी है, मोबाइल में सब कुछ सब आ गया है। तो की बात करते हैं, ये सारी चुनौतियां जो उसके साथ हैं, तो भविष्य पत्रकारिता के सामने जो चैलेंजेस हैं, बात करते हैं, जो एथिकल जर्नलिज्म करते हैं, उन सब का क्या होगा। हर कोई व्यक्ति कंटेंट बना रहा है,
तो कैसे जो भविष्य की जो चैलेंजेस हैं उनको हम देखेंगे जब सब कुछ एआई पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। जब हम बात करते थे कि एआई के पास सोच नहीं है, अब तो ऐसे रोबोट बनने लगे हैं जिनमें इंसानियों की तरह से वो रोबोट आपके साथी होंगे। तो आने वाला दौर संतुलन डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच की बजाय पारस्परिक सहयोग बने, तो शायद इस मीडिया के लिए एक सकारात्मक। तो इन सारे प्रश्नों पर इस समय हरदेव जोशी में काम कर रही हैं। मीडिया शिक्षा, शोध और व्यावसायिक पत्रकारिता, प्रोफेशनल जर्नलिज्म, इन के रूप में से पहले डॉक्टर शालिनी जोशी लगभग 2 दशक तक देश विदेश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में सक्रिय पत्रकार के रूप में कार्य करती रही हैं। उन्होंने जी न्यूज में एंकर एवं विशेष संवाददाता के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इसी के साथ उन्होंने बीबीसी, वर्ल्ड सर्विस लंदन एवं दिल्ली में प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया और आज तक न्यूज चैनल में ब्यूरो इंचार्ज जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का भी निर्वहन किया है। व्यावहारिक अनुभव और अकादमिक दृष्टिकोण, इन दोनों के समन्वय के कारण आपने एक तरह से जो बिल्कुल व्यावहारिक धरातल पर चीजें हैं उसको समझा है और प्रामाणिकता के साथ उन सारी चीजों को प्रस्तुत किया है। लेखन और शोध के क्षेत्र में भी डॉक्टर शालिनी जोशी का उल्लेखनीय योगदान है। उनके आलेख, फीचर्स, यात्रा वृतांत और रिपोर्ट्स विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित होते रहते हैं। उनके अनेक शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रणयन भी किया है, लेखन किया है और इसके माध्यम से मीडिया के उस अकादमिक पक्ष को भी समृद्ध किया है। वे निरंतर मीडिया कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों में सक्रिय सहभागिता लेती रही हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया तथा प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेषज्ञ वक्ता के रूप में भी आप निरंतर आमंत्रित की जाती रही हैं। मीडिया, नैतिकता, कानून और न्यू मीडिया इनके विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। मीडिया कानून और आचार संहिता विषयक आपकी पुस्तक मीडिया कानून आचार संहिता नाम की आपकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। इसी के साथ साथ नया मीडिया अध्ययन और अभ्यास और वेब पत्रकारिता, नया मीडिया और नए रुझान की आप सह लेखिका भी हैं। ये पुस्तकें मीडिया विद्यार्थियों, शोधार्थियों और प्रोफेशनल्स के लिए बेहद उपयोगी हैं। डॉक्टर शालिनी जोशी का व्यक्तित्व एक अनुभवी पत्रकार, संवेदनशील शिक्षक और सक्रिय शोधकर्ता के रूप में मीडिया शिक्षा के लिए एक नई दृष्टि का प्रतीक है। न्यू मीडिया के बदलते परिदृश्य में व्यावसायिक अनुभव और गंभीर अकादमिकता के एक सशक्त सेतु के रूप में शालिनी जी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी एक विशेष जगह बनाई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस अवसर पर अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें। शालिनी जी। अनम्यूट नहीं किया था। धन्यवाद प्रोफेसर संजीव भानावत सर, इस प्रतिष्ठित मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए और इस महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर आपने इतने समीचीन और सुचिंतित तरीके से जो पृष्ठभूमि की रचना कर दी है, उससे मुझे अपनी बात रखने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इमारत की जो नींव है वो बहुत मजबूत पड़ जाए तो इमारत खड़ी करना सरल हो जाता है। तो मेरे लिए भी अपनी बात इस महत्वपूर्ण विषय पर रखना अब सरल और सुविधाजनक रहेगा। जहाँ तक मुख्य धारा की पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया, उनके सामने जो अवसर और चुनौतियां हैं, इसको अगर हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। न्यूज का प्रोडक्शन यानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, और दूसरी तरफ न्यूज कंटेंट, और तीसरा न्यूज कंजम्पशन।
तो आप अगर इस तरह से देखें कि डिजिटल मीडिया ने एक कैटलिस्ट के तौर पर जो पूरा मीडिया परिदृश्य है उसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। अगर हम लेगेसी मीडिया की बात करें तो जिस तरह से प्रेस का उदय हुआ, प्रेस को इस तरह से देखा गया कि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और जिस तरह से लिटरेरी जर्नलिज्म किया गया, मोरल वीकलीज निकाले जाते थे, तो उसमें कोई इस तरह की मुनाफा कमाने की ऐसी कोई उसके पीछे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। और ये था कि लोगों को शिक्षित करना, एक पब्लिक ओपिनियन को किसी विषय पर उसके बारे में एक जनमत का निर्माण करना, एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग लेना, या अपनी एक आइडियोलॉजी है उसको बढ़ावा देना, उसके पीछे कोई एक व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं था। लेकिन आप समझें कि ऐसे देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से प्रेस का विकास हुआ है, तो प्रेस एक कॉमर्शियल वेंचर बन गया, उससे मुनाफा कमाना भी, और साथ ही साथ कि उसको एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक स्पेस देना, और ये स्पेस कैसे दिया जा रहा है? एडिटोरियल के माध्यम से। तो प्रेस की जो पूरी भूमिका है वो एक मिशन या मतलब एक कल्याणकारी के उपक्रम से वो परिवर्तित होकर के इस तरह से आ जाती है कि वो अपने आप में एक व्यवसाय है। अब आप जब हम इंटरनेट का आगमन होता है तो आप देखिए कि दो चीजें समानांतर हो रही हैं। एक तरफ से क्रैश कॉमर्शियलिज्म हो रहा है मीडिया का, और दूसरी तरफ से इंटरनेट का आगमन हो रहा है। तो जैसा कि भारत सर ने कहा भी कि इंटरनेट ने पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया है, डिजिटल मीडिया ने पूरी तरह से उसको डेमोक्रेटाइज कर दिया, नॉट डिजिटाइज, उसको डेमोक्रेटाइज कर दिया है, उसको लोकतांत्रिक कर दिया है। शुरुआत में इंटरनेट को और डिजिटल मीडिया को इस तरह से सेलिब्रेट भी किया गया कि इट्स अ वेरी न्यू मीडियम, और ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, और इसमें वैकल्पिक जो विचार हैं, वैकल्पिक जो वॉइसलेस लोग हैं, उन लोगों को अपनी बात रखने का भी अवसर मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से आज 21वीं सदी में डिजिटल मीडिया का विस्तार हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो मुख्य प्रवृत्तियां जो थी, जो बड़े बड़े प्रेस घराने थे, प्रेस बैरन्स थे, वो ही उनका ही विस्तार डिजिटल मीडिया पर भी। तो एक इस तरह से एक नए तरह की डिजिटल कॉलोनाइजेशन के भी का भी एक दौर हम अपने सामने देखने वाले हैं। शायद ये भविष्य में और भी मतलब विद्रूप रूप से भी सामने हमारे आ सकता है। हम जब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की बात करते हैं, तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो लेगेसी मीडिया संस्थान थे, चाहे वो टेलीविजन के थे या प्रिंट के थे या रेडियो के थे, उनको डिजिटल मीडिया के आगमन के बाद उनके सामने 3-4 तरह की चुनौतियां आई सामने। एक तो ये हुआ कि उनका सर्कुलेशन जो है वो कम होने लगा। दूसरा, उनके सामने ये आया कि एडवर्टाइजमेंट कम होने लगा, क्योंकि एक नया माध्यम सामने आ गया है जिस पर कंज्यूमर्स जो हैं, जो मीडिया के को कंज्यूम करने वाले जो पाठक हैं या श्रोता हैं या दर्शक हैं, वो वहां जा रहे हैं। और तीसरा है कि चूंकि वो क्रॉस कमर्शियलिज्म का दौर है, तो एक तरह की एक इनिबिलिटी है, मतलब सत्ता को, चाहे वो व्यक्ति की सत्ता हो, चाहे वो संस्थान की सत्ता हो, उसको चुनौती देने की जो एक इनेबिलिटी है मीडिया में, मुख्य धारा के मीडिया में जो दिखाई दे रही है, वो भी सामने आ रही है। जैसा कि सर ने कहा कि एक क्राइसिस है डिजिटल मीडिया के सामने, तो ये क्राइसिस मुख्य धारा के मीडिया के सामने भी है कि डिजिटल मीडिया के समक्ष वो अपनी विश्वसनीयता कैसे बना के रखें। हम आए दिन देख रहे हैं कि हमारे देश के टेलीविजन चैनल पर जिस तरह की बातचीत हो रही है, जिस तरह की कवरेज हो रही है, और प्राइम टाइम डिस्कशंस मतलब जिन इश्यूज को लेके किए जा रहे हैं, कि वो एक तरह से, जैसे एजेंडा सेटिंग थ्योरी हम सब से परिचित हैं, कि वो एक तरह का एजेंडा सेट कर रहे हैं, जहां पर जो बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो गैर मामूली चीजें हैं, वो जो बहुत ही मामूली चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उन पर डिस्कशन ना करके, और बहुत ही मतलब जो सनसनीखेज कोई विषय होगा या बहुत ही साधारण सा कोई विषय होगा, उसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उसको ब्लो करके और उस पर डिस्कशन हो रहा है। तो ये क्रेडिबिलिटी का संकट डिजिटल मीडिया ने मुख्य धारा के मीडिया के समक्ष किया है, क्योंकि उसी समय हम लगातार देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पर, चाहे वो अल्टरनेटिव मीडिया हो, चाहे जैसे यूट्यूब के पत्रकार हो, यूट्यूब के जो यूट्यूब के जरिए ही जो बाहर आ रहे हैं एंकर्स, वो अपनी बात रख रहे हैं, तो वो बहुत ही जो बहुत बड़ी घटना है, कोई जो मुख्य धारा के मीडिया से गायब है,
वो यूट्यूब के पत्रकार आ रहे हैं, उसके जरिए हम जान रहे हैं कि हाँ इतनी बड़ी घटना है या इतना बड़ा कोई स्कैम है। क्योंकि मुख्य धारा का जो मीडिया है वो इसी समय उस तरह से हम उसको देख रहे हैं कि वो पद और पैसे के दुरुपयोग को चैलेंज करना या मतलब सत्ता के समक्ष अपनी बात को सही ढंग से सामने लाना, वो ना करके वो क्या कर रहा है कि सत्ता को, चाहे वो व्यक्ति की हो या सरकार की हो या किसी राजनीतिक दल की हो, उसकी जो सत्ता को वो सहलाने का काम कर रहे हैं एक तरह से। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर इस चीज को बहुत मतलब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से अपनी विश्वसनीयता को बना के रखें। क्योंकि लगातार जैसे कि सर ने भी कहा कि डिजिटल मीडिया से आप लगातार खबरों को कंज्यूम किया जा रहा है, और वो ऐसा नहीं है कि दिन में कोई एक सुबह चाय के कप के साथ आपने अखबार पढ़ लिया। थोड़े थोड़े सेगमेंट पे लोग अपने मोबाइल फोन देख रहे हैं, खोल रहे हैं कि हाँ भी लेटेस्ट न्यूज जो है वो क्या हुआ है। मान लीजिए जैसे गोवा की घटना हो या अभी स्विट्जरलैंड में जब एक नए साल के मौके पर एक हादसा हुआ, तो कुछ कुछ देर पर लोग उसको खोल करके देख रहे हैं कि वहां पर ऐसा क्या घटित हुआ है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जो एक दूसरा बड़ा बदलाव आया है वो है कि समाचारों का संकलन किस तरह से किया जाएगा, कैसे उसको किन रिपोर्टर्स वहां पे किस तरह से काम करेंगे। क्योंकि जब मैं अगर अपने अनुभव से बताऊं कि आज से 20 वर्ष पहले जब मैं जी न्यूज में काम करती थी, तो सुबह के 10:30 एक न्यूज मीटिंग हो जाया करती थी, और उसके बाद वो दिन भर का एजेंडा सेट हो जाता था, और ETA एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल हर रिपोर्टर को दिया गया, और वो शाम तक अपनी खबर लेके आ गए और बुलेटिन तैयार हो गया। लेकिन अब नहीं है, अब वो इतनी ज्यादा इंस्टेंटिटी है, इतनी ज्यादा तात्कालिकता है कि उस तात्कालिकता, वो जो स्पीड, जैसा जैसे सर ने भी जिक्र किया, वो जो स्पीड है उसको देखते हुए इट्स लाइक अ टाइमलेस टाइम। ये जैसा कि कासल ने कहा है, टाइमलेस टाइम, एक ऐसे वक्त में है हम जहाँ की समय को आप ना फ्रैगमेंट कर सकते हैं, ना उसको कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, ना उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि इट्स लाइक एवरी टाइम, एवरीवेयर, एवरी टाइम, एनीवेयर, एनी टाइम। तो समय का की जो सीमा, जो कि समाचार का, न्यूज की का एक बहुत बड़ा वैल्यू होता था, टाइमलीनेस, है ना। तो जो कि वो अगर एक खबर है कल की तो वो आज नहीं जाएगी, या अभी सुबह की खबर है तो वो दिन तक नहीं जाएगी, या दिन के समय उसको गिरा दिया गया, ऐसा नहीं है। डिजिटल मीडिया के आने के बाद हर पल जो है वो एक तरह का डेडलाइन है, और उस खबर को आपको लगातार अपडेट करते रहना है। हम आज इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जैसे कि मैराथन, जो पहला मैराथन का जो धावक था, वो 40 किलोमीटर दौड़ के गया और उसने वहां जाके सूचना दी एथेंस में कि मैराथन का युद्ध जो है वो एथेंस ने जीत लिया है। हम इसकी आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कभी एक वक्त ह्यूमन सिविलाइजेशन में ऐसा भी रहा होगा। तो टाइमलीनेस का जो फैक्टर है, जब वो टाइमलीनेस बदल गया है, तो जो 24/7 जो टेलीविजन चैनल्स कह रहे थे कि हम 24/7 हम खबर देते हैं, वो दरअसल ऐसा था नहीं। क्योंकि वो दिन के समय न्यूज व्हील बन गई, शाम के समय बन गई, या फिर प्राइम टाइम डिस्कशंस हो गए। लेकिन ये जो इंटरनेट है, डिजिटल मीडिया जो है, इसमें अगर आधी रात में भी कोई घटना हो रही है तो वो डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म है वहां पर वो अपडेट होगी। अब इससे ये हुआ है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनका भी काम करने का तरीका बदल गया, उनको भी अपने आप को बदलना पड़ा है। जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जैसे वो शिफ्ट होती है, वो भी अब 24 आवर्स में उसको 3 आवर्स में डिवाइड कर दिया गया, आधी रात के बाद भी वो काम कर रहे हैं। वो अगर कोई घटना हो गई तो उसको वो कवर करने जा रहे हैं। और जो डिजिटल मीडिया जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक बहुत बड़ा न्यूज सोर्स बन गए, बहुत ही बड़ा न्यूज। किसने ट्विटर पे क्या लिखा है, क्या कहा है, फेसबुक पे किसी ने कोई फोटो डाली है। जैसे बिल्कुल अभी हाल की एक घटना है कि मध्य प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़े साहित्यकार के बारे में जब कह दिया गया वहां के कुलपति ने, तो फिर उसको लेकर के बहुत बड़ा मतलब इंटरनेट पर, डिजिटल मीडिया पर उसको लेकर के काफी कहा गया। वो लगातार वो खबर अपडेट होती रही, फिर उसकी पृष्ठभूमि निकली। तो इस तरह से टाइम का जो फैक्टर था, उसको डिजिटल मीडिया ने उसकी अवधारणा को बिल्कुल बदल करके रख दिया है। अगर हम देखें तो इस तरह से जो रूटीन की जो प्रैक्टिसेस थी न्यूज रूम की, वो भी बदल गई है। और जो डिजिटल जर्नलिस्ट है उसको अपने आप को मल्टी स्किल करना है, मल्टी स्किल्ड। अब वो आप ये जो खांचे थे अलग अलग,
कि मैं प्रिंट का पत्रकार हूँ, मैं सिर्फ प्रिंट में काम करता हूँ, या मैं रेडियो की पत्रकार हूँ, मैं टेलीविजन का पत्रकार हूँ, ये अब बदल गया है। अब क्या है, कन्वर्जेंस का दौर है। तो मल्टी स्किलिटी जो है, मल्टी स्किल जर्नलिस्ट हैं, उनका दौर है। और जर्नलिस्ट जो है वो, उसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो एक सिर्फ वो अच्छा संपादकीय लिखेगा। अगर वो अच्छा संपादकीय लिखता है तो उसे अपने आप को इतना टेक्नोलॉजिकली अपडेट करके रखना है कि वो एक अच्छी फोटो गैलरी भी बना सके। वो फोटोशॉप उसको आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, वो वहां पर जाकर के अपनी एक अच्छा वीडियो डाल सके, विद वॉइस ओवर डाल सके, एक अच्छा कोई ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, उसके बारे में बता सके। तो उसको टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा साउंड होने की जरूरत है। टीवी, रेडियो और प्रिंट, इन तीनों का के जो अलग अलग खांचे थे, अलग अलग माध्यम की अलग अलग अपनी शख्सियत, अपनी अपनी आइडेंटिटी थी, वो कन्वर्ज हो चुकी है। उनका एक दूसरे में विलय हो चुका है, और ये डिजिटल मीडिया के आने के बाद हुआ है। अगर हम इसको कंटेंट के लेवल पर देखें तो कंटेंट के लेवल पर क्या परिवर्तन आया है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन तो हुआ है, दूसरा क्या है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, और एक तरह की को ऑथरशिप है। ये यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। आपको जो ऑडियंस है, चाहे वो सुन रही है कुछ या फिर जो रीडर हैं, उनको उनके फीडबैक और उनकी इंटरैक्टिविटी, उसके साथ उसको ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट बनाना है। जो टेक्नोलॉजी भी है वो इस तरह की यूज होनी चाहिए कि वो यूजर फ्रेंडली हो। मुझे याद आ रहा है कि मैं जब बीबीसी की शुरुआत, बीबीसी में इंटरनेट की शुरुआत हुई, बीबीसी हिंदी उन पहले संस्थानों में, हिंदी मीडियम में, जिन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की। तो जब शुरुआत हुई तो हमारे जो साउथ एशिया के हेड थे, सैम मिलर, उन्होंने जब आकर के घोषणा की, हम लोग बिल्कुल इससे अनभिज्ञ थे कि इस तरह का भी कोई एक नया माध्यम है। तो उन्होंने कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा जो रेडियो है वो हम लोग इंटरनेट पर शिफ्ट करेंगे। तो हम सब, जब उन्होंने न्यूज में ये घोषणा की, तो हम लोग एक तरफ से बहुत मतलब उसको बहुत संदेह से देखने लगे। हमने कहा ये हम तो अपने ही जो मीडियम है, क्योंकि बीबीसी हिंदी की जो विश्वसनीयता है वो रेडियो की वजह से ही थी, तो हमने कहा हम ये अपने ही माध्यम को हम कॉम्पीट करने, उसके सामने ही हम एक बड़ा कॉम्पिटिशन तैयार करेंगे अगर हम बीबीसी को डिजिटल पर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन ये काम करना पड़ा, और ये एक आयरनी रही कि कुछ समय के बाद बीबीसी रेडियो जो है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और वो यहाँ शिफ्ट हो गया इंटरनेट के डिजिटल माध्यम पे। तो अब बीबीसी का अपना कोई इस तरह का रेडियो नहीं है, वो डिजिटल जो रेडियो एक अलग माध्यम के तौर पे था वो नहीं है, अब आप वो इंटरनेट पर भी ही सुने। अब कंटेंट के लेवल पर ये भी है कि मल्टीमीडिया कंटेंट, एक लीनियर कंटेंट था उसमें अब दिलचस्पी नहीं है। अब जो रील्स का दौर है उससे कॉम्पीट करने के लिए लगातार जो मेन वेबसाइट्स हैं उनको भी उसी तरह का कंटेंट, उससे कॉम्पीट करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा विजुअल कंटेंट है वो आपको डिजिटल मीडिया पे डालना ही होगा। तीसरा जो कंजम्पशन के लेवल पर है कि न्यूज को कंज्यूम करने का तरीका जो है, वो भी मुख्य धारा के मीडिया को कंज्यूम करने का जो तरीका है वो भी अब बदल गया है। अब ये हम सभी अपने अपने घरों में देख रहे हैं कि हमारे घरों में, जो जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब जब मैं स्कूल में, आज से 30 वर्ष पहले, तो हमारे घर में 2 एक अखबार आते थे, पत्रिकाएं आती थी, उनको हम जरूर पढ़ते थे। लेकिन हम अब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि वो समाचार पत्रों में उनकी दिलचस्पी नहीं है, और ना वो रेडियो में है, ना उस तरह के टेलीविजन चैनल्स में बिल्कुल ही नहीं देखे जा रहे हैं न्यूज। जो नई जनरेशन है वो नहीं देखना चाहती है, उनके पास अपने अपने स्मार्टफोन्स हैं और वो उस पर ही न्यूज कंज्यूम करती हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि वो अगर किसी दैनिक भास्कर का या बीबीसी का या टाइम्स ऑफ इंडिया का किसी का उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले भी रखा है तो वो पूरा कंटेंट देखेंगे। वो बहुत ही सरसरी तौर पे सिर्फ उनकी जो हेडलाइंस है वो देख लिया, या ज्यादा ज्यादा उनके जो बुलेट पॉइंट्स में कुछ लिखा है तो उसको देख लिया। तो ये जो स्पीड, जो नई जनरेशन जो जिस स्पीड को कंज्यूम करना चाहती है, इसका असर जो है वो न्यूज कंटेंट पर भी। अब उस स्पीड से का मुकाबला करने के लिए या उस स्पीड से समायोजन करने के लिए उनके ऊपर भी जो जिम्मेदारी है वो न्यूज क्वालिटी से ज्यादा कंटेंट की, कि कंटेंट को कितनी जल्दी कितने कम शब्दों में वो बढ़ा सके। तो इस तरह से जो लेगेसी मीडिया का जो महत्वपूर्ण काम था, इन्वेस्टिगेशन करना
या एनालिसिस करना किसी खबर के बारे में, वो अब एक तरह से शिफ्ट हो गया है। वो शिफ्ट हो गया है कि कितनी स्पीड से, कितने कम शब्दों में, कितनी जल्दी, कितने प्रभावपूर्ण तरीके से, कितने आकर्षक तरीके से, कितने टेक्नोलॉजिकल तरीके से वो उसकी प्रस्तुति करें। तो इस तरह से मीडिया कंजम्पशन जो है वो अब वर्चुअल जिस संसार में उसको वो कर रहे हैं, उनको जो रियल टाइम में जो जिस तरह से वो न्यूज को कंज्यूम करना चाहते हैं, इसका असर उसके प्रोडक्शन पे भी पड़ा है। दूसरी बात है कि ये एक तरह से इसने इंटरनेट के, अगर आप उसके अवसर पर देखें तो इसने एक नया इतनी ज्यादा इसमें स्पेस है कि उसने मल्टी पर्सपेक्टिव न्यूज, जो एक समय था कि अब एक पर्सपेक्टिव से आप खबर को पढ़ते थे, या अभी भी लेगेसी मीडिया है उसमें आप सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, लेकिन डिजिटल मीडिया में जो अपार संभावनाएं हैं, जो स्पेस का कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि अखबार में आपको इतने कॉलम ही आप खबर को लिख सकते हैं, टेलीविजन में है आपके पास न्यूज रील है 40 मिनट की या 20 मिनट की, या रेडियो में 15 मिनट की है, 5 मिनट की है, इसमें ही आपको कॉन्स्ट्रेंट करके लिखना या बोलना या दिखाना पड़ता है। वो डिजिटल मीडिया में वो कॉन्स्टेंट नहीं है। तो इससे किसी भी न्यूज के जो वर्ष उसके जो बहुत सारे आयाम हैं, विविध आयाम हैं, जो उसकी मल्टी मीडियालिटी के साथ साथ मल्टी पर्सपेक्टिव, आप उसमें बहुत सारे सभी पर्सपेक्टिव से उसको आप देख सकते हैं। तो इसने एक नए तरह का के पत्रकारिता का भी को भी जन्म दिया है। उसे आप इमर्सिव जर्नलिज्म कहें या उसको आप नैरेटिव जर्नलिज्म कहें, तो उसमें आप किसी चीज को विस्तार से भी पढ़ सकते हैं, उसके अलग अलग पक्षों को जान सकते हैं। और जैसे ब्लॉग है, तो ब्लॉग इस समय पॉलिटिकल जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा टूल बन गया है, बहुत ही बड़ा टूल है ब्लॉग। जब कोई बड़ी घटना होती है तो किस बड़े लेखक ने अपने ब्लॉग में क्या लिखा है, इसको लोग एक्सेस करते हैं, या उसने ट्वीट भी किया है तो क्या कहा है, या वीडियो लॉग किया है अपना आ करके वो अगर उस पर बोल रहे हैं, तो इसको लोग एक्सेस करके और उसको जानना चाहते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही बड़ा अवसर है मुख्य धारा के मीडिया के लिए। और उसने पूरा न्यूज के संकलन, न्यूज के निर्माण, न्यूज के प्रोडक्शन, न्यूज का कंजम्पशन, न्यूज के कंटेंट को बहुत तरह तरह से उसने प्रभावित किया है। सबसे एक बड़ी बात जो है, जो कि सर ने उसका कहा कि वहाँ पे बहुत ही मुख्य धारा के मीडिया में बहुत ट्रेंड लोग हैं, जो गेट कीपिंग का काम था वो मुख्य धारा के मीडिया, लेगेसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस या जो लेगेसी जर्नलिस्ट हैं उनसे आप मिले तो वो अभी भी इस बात को लेकर के, मतलब आप कह सकते हैं कि उनको उसको लेके आप पकड़ के बैठे हुए हैं कि लेगेसी मीडिया जो है वही असल में असली पत्रकारिता है। लेकिन मैं इस चीज को थोड़े से मतलब संकोच से ये इतना कहना चाहूंगी कि जो डिजिटल मीडिया है वही आज मेन स्ट्रीम मीडिया है। आज जो लेगेसी मीडिया है वो अपने पे वॉल बना करके वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको हमारा अगर संपादकीय पढ़ना है तो आप इतना, उनका पे वॉल है, उसको आप उसके जाइए, पे कीजिए और तभी आप उसको पढ़ सकते हैं। उनको उनका जो अपने को लेकर के एक मतलब कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या उसके बेहतरी का जो है, डिजिटल मीडिया को थोड़ा सा वो कमतरी से जो समझ रहे हैं। तो शायद ये स्थिति बहुत पत्रकारिता के लिए बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे एक्सपर्ट लिया, मतलब लॉयर्स, डॉक्टर्स, लेखक और टिप्पणीकार, स्तंभकार, उनके बहुत बेहतर कंटेंट जो हैं वो डिजिटल मीडिया में उपलब्ध हैं। तो पत्रकारों के लिए इस समय जो अपने को बिल्कुल अगर पत्रकार मान करके बैठे हैं, लेगेसी मीडिया की नहीं, हम ही पत्रकारिता है, तो हमारा ही जो हमारी पत्रकारिता है वही बेहतर है। तो ये एक बहुत सुखद स्थिति नहीं है। उनको ये इस बात को पर समझना पड़ेगा कि डिजिटल मीडिया ने किस तरह से लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता बनाई है, क्योंकि आप उनको, भले ही वहां पर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रशिक्षित नहीं है, बहुत ज्यादा उनको उनकी ट्रेंड नहीं है वो जर्नलिज्म में, लेकिन वो अपनी बात रख रहे हैं, है ना। और वो अपनी बात बहुत सारे ऐसे विषयों पर रख रहे हैं, गिविंग, जिसको कहते थे मीडिया का काम है गिविंग वॉइस टू द वॉइसलेस। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिव मीडिया या डिजिटल मीडिया जो है उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपको वो चीजें देखने को मिल जाती है। अब जब इतनी अपार संभावनाएं हैं, इतने ज्यादा लोकतांत्रिकरण है, तो उसके साथ जुड़े हुए
जाहिर सी बात है वो इतना कुछ जोखिम भी है, और उन जोखिम को कैसे उन जोखिम का मुकाबला किया जाए, उन जोखिम को कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती निस्संदेह है। अब वो जोखिम फेक न्यूज़ तो है ही, लेकिन अब ये जो दौर है डिजिटल मीडिया का, कि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम एकेडमिक्स में भी इसको बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो एआई से ड्रिवन कंटेंट है वहां से ले लिया, या सोशल मीडिया से आपने कोई खबर फौरन उठा ली, जैसे धर्मेंद्र जो स्टार थे, उनके फिल्म स्टार, उनके निधन के समय में देखा गया कि आपने कोई कंटेंट फौरन उठा लिया, विदाउट एनी वेरिफिकेशन आपने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो इसके खतरे हैं, क्योंकि आपको उस स्पीड से मुकाबला करना है लगातार, वो खतरा है। उस खतरे से वो जो लेगेसी मीडिया है वो कैसे उसके बचेगा, कैसे उसको अपने आप में एक संयम या नियंत्रण होगा, वो आने आने समय में देखने वाली बात होगी। क्योंकि न्यूज रूम में अगर एडिटर ने एक बात कह दी कि आपको इस पर कंटेंट तैयार करना है, तो ये पता नहीं है कि जो रिपोर्टर है वो भी, आप जो डिजिटल मीडिया पर लोग जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या फेसबुक पे कोई न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उनको तो आप चैलेंज कर सकते हैं कह करके कि वो ट्रेन जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में, न्यूज रूम्स में जो डिस्कशन हो रहे हैं, उसमें एआई का कितना कंटेंट है। और जब कोई अखबार कोई किसी खबर को प्रकाशित कर रहा है, या कोई कॉरेस्पॉन्डेंट या कोई रिपोर्टर जब अपनी खबर लिख रहा है, तो वो एआई से कितना उठा रहा है, कितना लिख रहा है, कितना तो इस तरह से अगर वो वहां से उठा के लिख रहा है, तो वो उसकी विश्वसनीयता, और इस तरफ से जो डिजिटल मीडिया पर जो लोग नॉन जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो अपनी बात जर्नलिज्म के तौर पे वो अपनी बात लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उन दोनों के कंटेंट में आप एक समझ सकते हैं कि कौन बेहतर है। तो ये एक तरह से एक ऐसा समय है जिस समय जो पाठक है, श्रोता है, दर्शक है, उसको बहुत ज्यादा मीडिया साक्षर होने की आवश्यकता है। लेकिन ये शायद इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है कि लोग मीडिया साक्षर हों, वो कहाँ अपना चयन करें, किस तरह से किसी चीज को वो सही चुनाव करें कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही है, या यहाँ से मैं कोई खबर ले रहा हूँ ये सही है। क्योंकि आमतौर पर तो लोग व्हाट्सएप के मैसेज को सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं कि इसमें ये आया हुआ है और इसको आप इस तरह से पढ़ें। ये एक बहुत मतलब क्राइसिस की स्थिति है, या कहें आप क्रॉस रोड की स्थिति है, कि डिजिटल मीडिया ने पूरी तरह से डिसइंटरमीडिएशन कर दिया है। डिसइंटरमीडिएशन मीडिया का की जो भूमिका थी, कि वो एक तरह से राजनीति और जनता और बाजार, इनके बीच में एक पुल का काम करता था। तो डिजिटल मीडिया ने आने के बाद से वो जो मीडिया की जो इस तरह की डोमिनेंट रोल था, उसको डिसइंटरमीडिएट कर दिया है। उस माध्यम का जो वर्चस्व था, उसको उसने एक चुनौती दी है, और उसको जो लोकतांत्रिक बनाया है, और लोगों को अपनी बात कहने का और अपनी बात रखने का मौका दिया है। तो ये एक नई तरह की पत्रकारिता है, और हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल मीडिया है वो मुख्य धारा, वही आज मुख्य धारा का मीडिया है। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगी, और अगर किसी के सब प्रश्न हैं तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपने अनुभवजन्य जो टिप्पणियां की, जो हमारा लेगेसी मीडिया है, परंपरागत माध्यम है, और आज के दौर में किस तरह की प्रतिस्पर्धा है, किस तरह की चुनौतियां आई हैं, और आज के जर्नलिस्ट को मल्टीटास्कर होना पड़ेगा। मुझे याद है एक दौर था जब विद्यार्थी हमारे पास आता था, पूछता था साहब मैं किस क्षेत्र में जाऊं, तो हम उसको यही कहते थे भाई लेखन अच्छा है तो अखबार में चले जाओ, शक्ल सूरत कैमरा फ्रेंडली है तो टीवी में ट्राई कर लीजिए, और नहीं तो फिर आवाज़ अच्छी है तो रेडियो में देख लीजिए। तो उसके अलावा कोई ऑप्शंस होते नहीं थे प्राय। थोड़ा बहुत जनसंपर्क में उस क्षेत्र में चांस मिल जाते थे, लेकिन उसमें जो जो क्वालिटी है उसके हिसाब से उसका अवसर मिलते थे। आज जैसा शालिनी जी ने बताया कि हर पत्रकार को हर तरह के कार्यों का निर्वहन करना पड़ेगा, उसके पास उसकी आवाज़ भी दमखम वाली होनी चाहिए, क्योंकि जो अखबारों के आप ऐप देखते हैं उसमें किस तरह से घटनाओं का विवरण वो दे रहे हैं, यदि आवाज़ प्रभावशाली नहीं है तो आपका विवरण बहुत उच्चारण अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो उसके पास लेखन से लेकर के वक्तृत्व शैली सभी तरह की यदि विशेषताएं होंगी तो वो अच्छा पत्रकार हो पाएगा। और जो तकनीक है, स्किल्स की आज हम बात करते हैं, वो तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ही,
ताकि आप तुरंत काम कर सकें। और स्पीड और वो सारी चुनौतियों की आपने बात की, निश्चित रूप से आपके मन में कुछ सवाल उठेंगे, लेकिन इसके पहले कि अपन प्रश्नोत्तर का सत्र शुरू करें, मैं एक बार फिर प्रियंका जी से कहूँगा कि आज के हमारे इस आयोजन की यादगार में एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो आप शालिनी जी को भेंट करें। प्रियंका जी। जी सर, बिल्कुल। Ma'am, this is your e-certificate which is present on screen. Thank you so much for your valuable time, your valuable inputs, Thank you so and much. the way you explain this Thank you. topic. We have your e-memento as well. Let me share that too. Ma'am, this is your e-memento. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. एक सूचना है, अपना अगला जो वेबिनार है वो 20 जनवरी को है, और रांची की एक यूनिवर्सिटी है, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, वहाँ की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन की डॉक्टर शहनाज जम्बी, डिजिटल स्टोरी टेलिंग फॉर साइंस कम्युनिकेटर्स, ये वो विषय है। वही शाम को 6 बजे, सेम लिंक है अपना, और विस्तृत जानकारी आपको सोशल मीडिया के थ्रू हम दे ही देंगे। और अब ये सत्र खुला है चर्चा के लिए, किसी के मन में कोई सवाल हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई जगह के मीडिया शिक्षक भी हैं आज, और विद्यार्थी भी हैं, और रिसर्चर भी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, तो कोई भी शंका हो, टिप्पणियां हो, सवाल हो, आमंत्रित है। Those participants or the guests have the doubts can unmute themselves and raise their query. If they won't be able to unmute themselves, they can drop their message in the chat box. I will read on behalf of them. ये मान्या, आप बिहार से हो क्या? वही मान्या हो क्या? मान्या, वीडियो में दिख रहे हो, आप बिहार से हो, फिलोसॉफी के स्टूडेंट वही हो या कोई और हो? No, sir. Actually, I'm from IMT University, Meerut. यूनिवर्सिटी? IMT University, Meerut. अच्छा अच्छा, क्योंकि एक मान्या हमारे संपर्क में थी, वो बिहार से, उसने कुछ लिखे थे। तो आप रिसर्च स्कॉलर हो, स्टूडेंट हो? Sir, I'm in masters actually. I'm pursuing mass communication from like I'm doing masters. ओके, तो कोई मन में सवाल उठा हो ये सारा वक्तव्य सुनकर के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, कोई टिप्पणी? Yes, क्योंकि sir. अब मीडिया का भविष्य तो आपके हाथ में ही है, आप ही को चलाना है अगला मीडिया। तो क्या चैलेंजेस लगते हैं आप लोगों को एक यूथ के हिसाब से? Sir, I think most important thing for now is to be real and show everything with honesty. That is the biggest challenge because we have pressure from so many leaders and other important personalities. तो बस वही है कि थोड़ा सा न्यूज़ वाले लोगों को, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, सबको थोड़ा सा वो चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए कि हम ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में ना पड़े और जितना रियल हो सकता है उतनी चीज़ें दिखाएं। एंड इफ पॉसिबल हमें अपने लेवल पे ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए, लाइक इंस्टाग्राम और इंडिविजुअल अपना अकाउंट्स हो गए, जो जैसे सोशल मीडिया हो गया, वहाँ पे चीजें कवर करनी चाहिए जिससे हम रियल होके दिखा सके और हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर ना हो। Sir, we have another question in the chat box by Shweta. Ma'am, what is your opinion about the revenue model of digital media? Is it sustainable? ये अगेन फिर ये कोई क्वेश्चन है कि जो मीडिया घराने हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मीडिया घराने थे, जिन्होंने डिजिटल पर शिफ्ट किया है, तो उनका तो मॉडल सस्टेनेबल है। अब डिजिटल मीडिया भी इतना ज्यादा फ्रैगमेंटेड है, कोई एक छोटी एंटाइटी नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि रेडियो का, एफएम रेडियो का एक मॉडल होगा, रेवेन्यू मॉडल होगा। तो लेकिन हाँ, बहुत सारे यूट्यूब जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही अपना एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप किया है। उनका कंटेंट, बहुत सारे पॉडकास्टर्स ऐसे हैं जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है। ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म लोग जो कर रहे हैं,
उन्होंने अपनी सस्टेनेबिलिटी, उनको कोई, जैसे मैंने शुरू में ही अपने इसमें लेक्चर में कहा था कि मीडिया एक उपक्रम के तौर पर जब सामने आया, और तो मीडिया, जो बड़े मीडिया घराने, स्थापित मीडिया घराने हैं, वो तो क्रास कॉमर्शियलिज्म, मतलब पूरी बहुत ज्यादा व्यावसायीकरण की तरफ जाते रहे। लेकिन डिजिटल मीडिया जो है, उसके आने के बाद उन्होंने बहुत सारे जो पुरानी, बिल्कुल मतलब मीडिया के उदय के समय की जो 18th और 19th सेंचुरी में जो लिटरेरी जर्नलिज्म जिसको कहा गया था कि किसी को अपनी कोई आइडियोलॉजी को बढ़ावा देना है या कोई पॉलिटिकल पोजीशनिंग लेनी है, तो डिजिटल मीडिया पर जितने सारे लोग हैं, सबका कोई उद्देश्य रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है। लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जैसे जो स्थापित मीडिया घराने हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, आज तक, इनका तो उनके पास तो सस्टेनेबिलिटी है ही, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ब्रांड है। जो नए लोग आ रहे हैं, तो इतना आसान नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अथाह समुद्र है कि हर कोई व्यक्ति वहां पे यूट्यूब पे आ करके और एक बहुत ही पॉपुलर अपना एक यूट्यूब चैनल बना ले। इतना सरल तो उसके लिए नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ये हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उन्होंने देखा होगा कि अभी शालिनी जी ने भी एक नाम लिया था, एक शब्द बोले थे, पे वॉल। जब आप कोई चीज देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो बीच में रोक देता है आप, और आपसे फिर पैसा मांगता है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिलेंगे आपको जो आपको विज्ञापन बहुत दिखा रहे हैं। यदि एड फ्री देखना है आपको, तो फिर उसका आप प्रीमियम वो लीजिए। जैसे मैंने अभी भारत सरकार का OTT प्लेटफॉर्म है, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अभी कुछ समय पहले जब मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था OTT को लेकर के, तो वेव्स नाम के एक OTT के बारे में मुझे जानकारी मिली। हालांकि लास्ट ईयर बॉम्बे में इनकी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें PM भी आए थे और शायद अमिताभ बच्चन भी आए थे। तो मैं यहाँ था नहीं, लेकिन मुझे किसी ने कहा 3,000 रुपये देके कोई भी रजिस्ट्रेशन करा के जा सकता था वहाँ। वो बहुत बड़ा इवेंट था, तो वो उसका इनॉग्रल था वेव्स का एक्चुअली। अब मैंने उसमें देखा उनके 3 तरह के वो उसमें सब्सक्रिप्शन है। बिल्कुल फ्री है, उसमें आप डाउनलोड नहीं कर सकते, उसमें ऐड मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। फिर उसका 350 रुपये है, गोल्ड सब्सक्रिप्शन है। उसमें आप 2 जने देख सकते हो, 2 एक्सेस हैं उसके साथ, और ऐड हैं उसमें, और उनका जो प्रीमियम का है कुछ हिस्सा देख सकते हो। और 1,000 रुपये में टोटल ऐड फ्री है, और उसमें फिर आप बहुत सारी मैगजीन्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, वो सब अवेलेबल हैं। हालांकि मैंने सब्सक्राइब किया उसको, तो अभी मैं प्रॉब्लम आ रही है मुझे, वो मैगजीन्स के पुराने नए इशू नहीं मिल रहे हैं, 1-1 2 ही मिल रहे हैं। हो सकता है ट्रांजिशनल फेज में हो वो। तो अब आप देखिए, एक प्लेटफॉर्म है, उसके 3 तरह के सब्सक्रिप्शन है। तो कहीं ना कहीं वो अपने कुछ, जैसा आपने शालिनी जी ने कहा कि कुछ तो टोटली फ्री है। अब गवर्नमेंट को तो अपना प्रोजेक्ट करना है, फंडिंग गवर्नमेंट से हो रही है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको पैसा भी चाहिए, न्यूज़ कलेक्शन करना है। तो आपने देखा होगा कई लोग ये जैसे वायर वगैरह, ये जो इनके प्लेटफॉर्म है, वो बाकायदा कहते हैं यदि आपको विश्वसनीय पत्रकारिता चाहिए, स्वस्थ गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता चाहिए, जिसकी बात बार बार यहाँ की गई, तो आप पे कीजिए आप। तो यदि पे करेंगे तो उस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा उसमें। तो ये सभी तरह के मॉडल्स चल रहे हैं, और जो बहुत कमा रहे हैं वो भी आपसे पैसा मांग रहे हैं। वो जो चैनल्स हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में, आप रवीश कुमार को देखेंगे, वो भी आपसे कहता है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, और पैसा ले रहे हैं वो भी। तो ये कई तरह के मॉडल्स आ गए हैं। तो अब जो इसमें क्वालिटी वाले होंगे, अच्छे होंगे, वो टिक जाएंगे, नहीं होंगे तो वो, बल्कि मैं कल परसों ही सुन रहा था, ये लल्लन टॉप छोड़ के गए सुधीर, ये क्या सौरभ द्विवेदी, इनके साथ 2 महीने पहले कोई क्लैश हुआ होगा, 2 जने छोड़ गए। उन्होंने न्यूज पंच करके अपना बनाया, और उनके तो कुछ ही दिन में 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो ये डिपेंड करता है आप में कितनी इमेजिनेशन है, और कितना बढ़िया आप अपना कंटेंट दे सकते हैं, उसी के हिसाब से। अब सौरभ द्विवेदी को लेके कई चल रहा है, लेकिन 5 घंटे आमिर खान का इंटरव्यू, और लोग देख रहे हैं 5 घंटे का इंटरव्यू। हमें कहता है साहब छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, और वहां 5 घंटे का इंटरव्यू लोग भले टुकड़े में देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं उसमें उसने कहीं कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातचीत की है। तो मुझे लगता है ये आपके दमखम पर निर्भर करेगा कि आप कितना इकोनॉमिकली वाइबल हो सकते हैं और काम कर सकते हैं उसमें। सर, मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी कि जो नाम आपने लिया कि सौरभ द्विवेदी के पहले 2 लोग के गए, तो हमें ये भी देखना होगा, चाहे रवीश हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे बिसार हो, तो इन सब की जो ट्रेनिंग है और इनकी जो ब्रांडिंग है, वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो बड़े मीडिया घराने थे, वहां इनकी अपनी पहचान बन चुकी थी। और उसके बाद ये लोग इस पर यूट्यूब जर्नलिज्म है, तो इनके पीछे एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज था। बिल्कुल। ऐसे उदाहरण
अभी भी कुछ कम है कि वो लोग उन्होंने सीधा यूट्यूब जर्नलिज्म की ही शुरुआत की। ऐसे हैं उदाहरण, निसंदेह हैं लोग, लेकिन अभी कम है। तो ऐसा हम एक रेवेन्यू मॉडल या एक आइडेंटिटी या एक कोई मॉडल ऑफ जर्नलिज्म हो, तो ऐसा है नहीं। डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड है। अब जो पॉपुलर एंकर्स हैं वो छोड़ के जैसे ही चैनल शुरू करेंगे वो रातों रात हजारों लाखों हो जाएंगे। जी अब वो सर। कितना सस्टेन कर पाएंगे फिर वो उनकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। जी जी सर। फिर भी सर उनको एडवांटेज है। हाँ बिल्कुल, ये तो एडवांटेज है ही खैर। हाँ जी, और कोई? Madam, Dr. Shalini, madam, I want a question. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि अपनी रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो थोड़ा ठीक रहेगा। I'm Sujata from Hyderabad, Usmania University. I have experience in the industry, television, radio, and again newsprint media, and I'm an academician, madam. So this is the question, madam. This because when you think about the students, different. I taught in different universities. मतलब मैंने लखनऊ में थी और 14 साल यूपी में थी मैं, और इसके बाद अभी हम दिल्ली में रह रही हूँ। जी, तो मैडम ये यूनिफॉर्म सिलेबस ये कब होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म सिलेबस ना रहने के कारण तो कई बच्चे JRF हासिल नहीं कर पा रहे मैडम। And again, they are facing lot of problems because some teachers are unable to teach. They could not reach the standard when you think about IIMs, when you think about central universities and all. So is it how far we can have such uniform syllabus where we can implement and follow in all the universities? That's my question, madam. ये मैम, ये तो बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका, और Thank you. इसकी जरूरत शायद जितने जो मीडिया शिक्षण के प्रति जो भी लोग चिंतित हैं, जो भी सरोकार रखते हैं, उन सबको ये चिंता है कि एक यूनिफॉर्म सिलेबस होना चाहिए, एक अपडेटेड सिलेबस होना चाहिए। और जहां तक आपने बात की कि बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेंबर्स जो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो मैम शायद जिस तरह से मीडिया इंडस्ट्री जितना ज्यादा डायनामिक है, इतनी अधिक डायनेमिक, जहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन चीजें बदल जाती हैं, तो जो मीडिया एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब लोग हैं, हम सभी लोगों का भी ये दायित्व है कि हम सब लोग भी अपने को अपडेट करते हुए, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही ख्याल है तो इस विषय इंडस्ट्री पर में। अलग से बहस हो सकती है जी कि जी सर। यूनिफॉर्म सिलेबस की जरूरत है कि नहीं है। हैदराबाद सिलेबस की सिचुएशन अलग है, यूनिफॉर्म सिलेबस राजस्थान जरूरी है या नहीं? राजस्थान की अलग है। क्योंकि UGC ने बहुत सारे स्टूडेंट्स मैडम दे डोंट नो, मतलब यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज हो समझो, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस समझो, if at all they want to clear the UGC net to become JRF, they are unable to do it because they are unable to fill the columns and all, and the syllabus is quite different than the other universities. So I think even the UGC has also had a proposal. I think they want to make it a uniform syllabus for journalism too. UGC ने कोशिश की है, MA के PG सिलेबस भी प्रपोज किए हैं, UG के भी किए हैं, लेकिन उसमें साथ में उन्होंने ये मैंडेटरी नहीं है वो, उन्होंने क्योंकि कमेटी में तो मैं भी था, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप लोकल नीड्स के हिसाब से उसमें चेंजेस कर लीजिए। अब UGC बनाती है सिलेबस 10 साल पहले, और जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है वो सब आउटडेटेड हो गए। वो सारे सिलेबस जो बनाए थे ना जिस समय जो कमेटी बनी थी UG की, उसको आज देखिए आप तो सारा आउटडेटेड है। वहां या तो हर साल कोई इस तरह की कमेटी बैठे और वो चेंज करे। ये जो आपका नेट का सिलेबस है कितने साल पुराना बना हुआ है, ये वही चल रहा है, जबकि दुनिया पूरी बदल गई है। जी सर, नो सिलेबस वही सर, प्रोफेसर सिलेबस वही, मतलब आप UGC नेट का सिलेबस वही रहेगा मगर क्वेश्चन अलग होंगे सर। हाँ, वो तो अपने हिसाब से करता है ना, जो वहाँ की कमेटी है जो कैच अप ना। बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना ये विषय अलग है, इस पर अलग अपन बहस कर सकते हैं, अलग एक पूरा सेशन हो सकता है सिलेबस को लेकर के। हाँ सर, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। हाँ, सिलेबस इवन नॉमेनक्लेचर, अब मैंने तो पूरा कैंपेन चलाया था सोशल मीडिया पे ही, ये क्यों किया उन्होंने BA MA सब जगह, एक BJMC MJMC की, मतलब मेरी दृष्टि में, और ज्यादातर लोग सहमत थे, एक अलग आइडेंटिटी है। आपने BA MA कर दिया, BA MA के साथ जोड़ते जाइए जो मर्जी है, एक्रेडिटेड कोर्सेज बना दिए। जी सर, तो समय ये आपके माखनलाल के VC थे, और उधर इवन UGC के चेयरमैन वेद प्रकाश जी थे, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी। जी सर, कॉन्फ्रेंस में मिल गए थे, मैंने कहा साहब आपने तो हमारे डिपार्टमेंट के, ये हमारे सब्जेक्ट की बहुत ही वो कर दिया, लिख के भेज दो। लिख के भेज के जवाब दिया नहीं उन्होंने, मतलब कभी आया ही नहीं UGC से जवाब। तो ये नॉमेनक्लेचर को लेकर के भी यूनिफॉर्मिटी के नाम पे, तो यूनिफॉर्मिटी ठीक है कि नहीं है, मेरे ख्याल डिबेटेबल है। मेरा अलग दृष्टि हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, क्योंकि देश इतना बड़ा है
और हर जी जगह की नीड्स अलग अलग है, लैंग्वेज कई अलग अलग लैंग्वेजेस है, कई रीजन्स है, कई हाँ, लैंग्वेजेस ये है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल So, डिफरेंट विषय है। कोई थैंक यू सर। विषय पर आपके कोई ऑब्जर्वेशंस हो या कमेंट्स हो तो मेरे ख्याल नहीं है शायद, और अब है ना? थैंक अनिल यू जी सर। है अभी भी, अनिल मिश्रा जी, नाम तो मैंने देखा था। अनिल जी सुन रहे हो क्या मैं? आप क्विट कर गए शायद। जी सर। हाँ, डॉक्टर शील, आज आप शांत कैसे हैं? नहीं सुन रही हैं वो भी। चलिए ठीक है साहब, कोई और नहीं है तो जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, एक मिनट। हम अब प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। जी सर, बिल्कुल। I extend our heartfelt gratitude to Dr. Shalini Joshi ma'am, Head of Department of New Media at Haridev Journalism University and Mass Communication, Jaipur, for delivering an insight and engaging session on the opportunities and threats of digital media in mainstream journalism. Dr. Joshi ma'am highlighted the importance of adapting to the changing media landscape, where digital media has become an integral part of news consumption. She emphasized the need of newsroom to be tech-friendly and for content to be tailored to meet the demands of the digital audience. She also discussed about the changing ways of consuming news with a preference for being brief and concise. ये इनिशियली जब हम पढ़ते हैं तो हमें हमेशा बताया जाता है कि वी नीड टू फॉलो द किस रूल, दैट इज कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। तो मैम ने उसी के बारे में डिस्कस किया। सिमिलरली जब हम टीवी की बात करते हैं वहां पे भी अप्लाइड होता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं न्यू मीडिया की तो वहां पर अगर हम देखें तो डिटेल्ड न्यूज से ज्यादा इन शॉर्ट को प्रेफरेंस दी गई है। तो मैम ने उसी के बारे में जिक्र किया। मैम ने बताया कि द रोल ऑफ न्यूज एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, किस तरीके से हम अपने ऑडियंस को एंगेज करते हैं, बिकॉज डिजिटल मीडिया इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग एंगेजमेंट। और ये भी हम डिजिटल पे ही प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हमारी ऑडियंस हमसे एंगेज होगी उतना ज्यादा हम कोशिश करेंगे हम नए टॉपिक्स लेकर आए और अपने एक्सपर्ट उतने ज्यादा ही एनर्जी के साथ चीजें बताते हैं। मैम ने ये भी बताया कि गेट कीपिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ गेट कीपिंग एंड ऑथेंटिसिटी इन मीडिया इज रिक्वायर्ड एंड नीडेड। जहां मैम ने बताया गेट कीपिंग किस तरीके से चीजों को फिल्टर करके एक ऑथेंटिसिटी ब्रिंग करता है हमारी न्यूज आइटम ने। मैम ने जिक्र किया द नीड फॉर लेगेसी मीडिया टू अडेप्ट इन दिस डिजिटल एरा। सो जितने भी डिजिटल मीडिया से रिलेटेड एक्सपेक्ट थे मैम ने वो कवर किए। We appreciate Dr. Joshi's expertise and thoughts-provoking insight, which we have undoubtedly enriched our understanding of opportunities and challenges in digital media and mainstream journalism. अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो हमें बस ऐसे लगता है जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग, एंकरिंग। तो मैम ने उसका एक डिजिटल मीडिया से रिलेटेड एक्सपेक्ट आज क्लियर किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू इन दिस प्लेटफॉर्म। जिस तरीके से आपने सारी चीजें बताई, थैंक यू सो मच मैम। एंड स्पेशल थैंक्स टू बनावत सर एंड एमएन हुड्डा सर, डायरेक्टर बीवीआई कैम, बिकॉज ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं जिनके वजह से आज हम ये सारी चीजें नए एक्सपर्ट्स को सुन पा रहे हैं, नए नए टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं, अपने नॉलेज को और एक्स्ट्रा एडिशन मिल रहा है। तो वो सारी चीजें इन दोनों की वजह से पॉसिबल है। जिस तरीके से इनका सपोर्ट है, इनका डेडिकेशन है, दैट इज रियली कमेंडेबल। एंड हमने बहुत कुछ सीखा है। आज नेशनल यूथ डे है, तो आई विश ऑल ऑफ यू a National Youth Day. Stay alert, stay aware, and update your knowledge as by joining on these webinar and other related information webinar also. And a special thanks to all the participants who have been gathered, and stay connected to all of you. Thank you so much, Priyanka. Thank you, Thank Bhanavat you, sir. ma'am. Thank you. Thank you so much for such a beautiful thanks note. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. And by this, I have already shared the our details of upcoming conference, which is going to held on 30 and 31st. Those who are interested and those who are willing to publish their paper in Scopus Index General can share their paper by 15th of Jan in our webinar. The details are already being shared in the chat box. I am sharing it once more. आपकी वेबसाइट पर भी है, भारतीय विद्यापीठ की वेबसाइट जी पे सर। डिटेल्स मिल जी, जाएंगे। बिल्कुल। जो लोग यहाँ नहीं देख पाए, इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हो। Sure. चलिए, हमारी ओर Thank से भी you. धन्यवाद शालिनी जी को कि इतना समय दिया और इस Thank महत्वपूर्ण you, sir. विषय पर अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। और पार्टिसिपेंट्स जिनको सर्टिफिकेट मिल गए हैं, मैसेज चैट बॉक्स में आ ही रहा है, जिनको नहीं मिले हैं वो प्रियंका जी 10 मिनट तक आपके साथ हैं
और जब सबके सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएंगे, फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। क्या प्रोसीजर है वो आपको अभी प्रियंका जी बताएंगी। एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 20 जनवरी को फिर मिलेंगे अपन। थैंक यू। थैंक यू सर।